नमस्कार दोस्तों। आज जो हम सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं वो एक्चुअली ऑलमोस्ट सभी के लिए एक्सेप्ट कॉमर्स बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उन सभी के लिए अच्छा मतलब नया होता है, वेदर इट इज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड या फिर आर्ट्स जो बैकग्राउंड के बच्चे उनके लिए। ये है अकाउंटेंसी, ठीक है। और इस बार भी उसको रखा गया है, उसमें हल्का फुल्का बहुत माइन्यूट सा चेंज भी है। वापस से कहता हूँ, हर सब्जेक्ट की एक स्पिरिट होती है, हमें उस स्पिरिट को देखना और समझना होता है। बट फिर भी यहाँ उतना टफनेस का लेवल नहीं है, लेकिन चूंकि पहले भी ये सिलेबस में रहा है तो लेवल 1 और लेवल 2 क्रॉस करके 2 पे या फिर 3rd पे अब आरपीएससी आएगी धीरे धीरे। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अगर आप देखो, पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, चाहे स्पोर्ट्स योगा का देखो, आप लॉ का देखो या आप सोशियोलॉजी का भी देखो, तो उन्होंने देखो जब नया सिलेबस होता है ना तो लेयर 1 पे क्वेश्चन पूछा जाता है। नया नया सिलेबस है, एज इट इज कोशिश की जाती है। मैं ही नहीं कह रहा जो 100% आउट ऑफ 100% में लेयर 1 पे क्वेश्चन आएगा, लेकिन इन जनरल जो क्वेश्चन होते हैं 50% से ज़्यादा वो लेयर 1 पे ही रहते हैं, 50 क्या 70% तक। बट जब सिलेबस पुराना हो चुका होता है तो फिर उसमें डीप लेवल पे जाना शुरू कर दिया जाता है, और डीप लेवल और फिर उसके इंडिविजुअल टॉपिक के सेक्शन पे जाया जाता है। तो इस बार आप थोड़ा सतही, पूरा जो सतह लेवल पे है वो तो पढ़ो ही पढ़ो, थोड़ा एक स्टेप नीचे जाके भी पढ़ना, जिससे कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आसानी होगी। ये कॉन्सेप्ट समझो एग्जाम का, एग्जामिनर भी इस तरीके से दिमाग रखते हैं, क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं कि हर बार नया एग्जामिनर आ रहा है। अकाउंटेंसी जो सब क्वेश्चन बना रहा है, जो पेपर बना रहा है, वो कहीं ना कहीं पिछली बार भी उसने इस संबंध में कोई ना कोई पेपर बनाया होगा, क्योंकि एक फिक्स्ड पूल होता है ना फैकल्टीज का वहां पे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि केवल ऊपरी लेवल पे नहीं, थोड़ा सा डीप जाके थोड़ा सा पढ़ना, ठीक है। अब बात करते हैं आंसर लिखने के। देखो इसमें सीधे सीधे इसने पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दो टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, आप पढ़ लोगे स्टेटमेंट जो होते हैं। एक मैंने यहाँ हेडिंग डाली समानाकार, जब भी अंतर है उसकी बात है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। कंपेयर की बात आए या डिफरेंस की बात आए या सिमिलैरिटी की बात आए, आपको हमेशा टेबल बनाने की कोशिश करनी है। ध्यान रखो, टेबल बनाने से बहुत चीजें क्लियर हो जाती है, एग्जामिनर बहुत अच्छा फील करता है। तो प्लीज डू मेक ए टेबल वेन एवर यू हैव बीन आस्क्ड अ डिफरेंस और अ सिमिलैरिटी एंड मीन्स द कंपैरिजन, ठीक है। समानांतर भी लिख दिया, तुलनात्मक भी लिख दिया, एक पॉइंट यहाँ पे लिख दिया। देखो 4 पॉइंट बताएं, सीधी सीधी बात है। एक ही कंपनी या एक ही वर्ष की तुलना की जाती है, एक से अधिक वर्ष या एक से अधिक कंपनी की तुलना की जाती है। अंतर बता दिया, मतलब ये अंतर तुम खुद देख लेना, ठीक है। अंतर क्या है, ये गलती से मैंने नंबरिंग थोड़ी सी शायद सही नहीं की है, तो उसको मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। बट द पॉइंट अल्टीमेटली 2 मार्क्स मिल गए मुझे। राइटिंग भी इसमें मेरी राइटिंग जो है वो ठीक ठीक आई है। ऑल्दो हाँ, मुझे ये सजेस्ट किया गया था, मैं बता दूं, ये नीचे लिखने की बजाय मैंने मेंस की जो फाइनल कॉपी उसमें यहाँ से लिखना कॉन्सेप्ट कोशिश की कि यहाँ इस लाइन से मैं लिखूं। ध्यान रखना, मुझे ये सजेस्ट किया गया था किसी ने, किसी एग्जामिनर से जब मैंने बात की थी तो उसने कहा था। तो कोशिश करना, हिंदी मीडियम वालों को कह रहा हूं कि ये जो ऊपर लाइन दे रखी है इसका बेस लेके लिखो। जैसे मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूं ना, इसकी जगह ऊपर लिखो, ध्यान रखना। वैसे फर्क क्या पड़ता है मुझे नहीं पता, लेकिन वही बात है कि आइडियल तरीका जो है उसको फॉलो करो। क्यों इधर उधर फालतू में क्यों क्रिएट करो ऐसी समस्याएं जिनसे कोई गड़बड़ हो सकती हो। सीधी सीधी बात है ना लाइफ में, कि उस रास्ते क्यों जाना जहां संभावना कुछ गलत होने की। हमें सीधा जो आइडियल रास्ता उससे चले हम, परेशानी हमें दोनों चीज नहीं है। तो हिंदी वाले ध्यान रखो कि नीचे लिखने की बजाय इस लाइन का यूज करके लिखो, ठीक है। 2 नंबर मिल गए हैं, कंपैरिजन लिख दिए मैंने, ठीक है। उसके आगे देखो सोशल ऑडिटिंग की परिभाषा, 1.5 नंबर दिया है और यहां तक लिखा है मैंने। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल भी दिखा है, ग्राम सभा द्वारा किए गए कार्यों का परीक्षण इसका एक उदाहरण है। समझ रहे हो? और मनरेगा भी लिख सकते थे आप, मनरेगा के माध्यम से फर्स्ट टाइम सोशल ऑडिटिंग इंडिया में स्टार्ट की गई थी, तो वो भी लिखा जा सकता है। अब देखो एक खास बात और बता दूं, शब्द देखो लेखांकन मैंने लिखा कैसे है। ये है हिंदी के पेपर की प्रैक्टिस। आप लोग मानते नहीं हो कि ऐसा होता हो, ये देखो द्वारा मैंने कैसे लिखा हुआ है। यही वो शब्द हैं जिनकी आप है ना डे टू डे जो एग्जाम दे रहे हो, डेली जब आप लिख रहे हो तो आप प्रैक्टिस करो, और इनका प्रभाव आपको हिंदी के पेपर में मिलेगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पे ठीक है, आंसर तो लिखना है, आंसर तो लिख दिया अपन ने कि प्रक्रिया जिसके माध्यम से ये जो तीनों चारों चीजें हैं उनकी परीक्षा की जाती है, ये बोला लेखांकन कहलाता है। तृणमूल लोकतंत्र का अंडरलाइन भी किया हुआ है, इसका योगदान रहा है, जो भी कहानी है। बट ये 2 चीजें दिखाना ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पे मेरे दिमाग में ये था कि पेपर 4 की भी प्रैक्टिस अपने को
करनी है। और जब तक आप अपने दिमाग की कंडीशनिंग ऐसे नहीं करोगे ना कि ये ऐसे लिखना है, ये ऐसे लिखना है, तब तक नहीं हो पाएगा। ये मैं बता दूं तुमसे, आपको कंडीशन करना है अपने दिमाग को कि मेरे को काम ऐसे ही करना है, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू दैट। ठीक है, बाकी आंसर है मिल गया। देखो 2 नंबर यहां मिल गए, 1.5 नंबर यहां मिल गया। आगे देखते हैं, बजट की कमियां बताइए। तो मैंने 5 बजट की कमियां बता दी हैं, अंडरलाइन भी किया हुआ है जो जो चीज है। ठीक है, निश्चित समय सीमा न है ना, बजट को निवल रूप में प्रदर्शित करना, ये शब्द हैं कुछ कुछ पर्टिकुलर। जब आप पढ़ोगे बजटिंग तो आपको आ जाएगा। तो अल्टीमेटली 5 पॉइंट और 2 नंबर मिले हुए हैं। इस तरीके से आप ये देखो, यहां मैं बताऊंगा टोटल मैंने कितने 10 में से कितने नंबर लिए और कैसे। ये वही वाला पेपर है जो 120 है ना, जिसमें 200 में, जिसमें हमने हिस्ट्री में भी छोड़ रखा था, इकोनॉमिक्स में भी कुछ क्वेश्चन छोड़ रखे थे। तो कैसे आप एड ऑन करते हो। नेक्स्ट है आंतरिक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यहां देखो वापस से खुद देख लो आप। मैं आई एम रिपीटिंग एवरी टाइम कि भाई वो चीज तो वैसे ही करनी है, गड़बड़ नहीं करना। हो सकता कहीं ना भी लिखूं, लेकिन प्रयास जरूरी है। जब आप प्रयास करोगे तब काम आपका सही होगा, ही ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा ये कहानी है, तो कहानी तो तुम पढ़ लोगे और पढ़ के अपने आप लिख लोगे। कुछ खास बातें हैं, हम निरीक्षण, परीक्षण, सलाह, सहायता की प्रक्रिया, ये सारी चीजें हैं। बस ये ध्यान रखना कि अच्छा पूरा लिख के आओ, छोड़ो मत। ठीक है, स्पेशल जो चीजें हैं वो भी करनी होती है अपने को। नेक्स्ट उसने पूछा है कि व्हाट इज ए मास्टर बजट। ठीक है, तो डेफिनेशन दे दी और यथा यानी एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। मास्टर बजट इक्वल्स टू उत्पादन बजट प्लस वितरण बजट प्लस बिक्री बजट। देखो हो सकता है कि कुछ गलत लिखा हूं मैंने, उस पर फोकस मत करो। अभी मैं वो नहीं सिखा रहा। गलत जब आप पेपर पे लिखते हो सकता है तुम कहो कि नहीं सर ये नहीं, मास्टर बजट इज इक्वल्स टू ये नहीं होता है। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग इज ट्राई टू यूटिलाइज दीज पैटर्न्स। आप इसी को लैंग्वेज में भी लिखोगे कि मास्टर बजट उत्पादन बजट, वितरण बजट और बिक्री बजट का समायोजन होता है, और द एडिशन, और इट इज द एडिशन ऑफ प्रोडक्शन बजट, डिस्ट्रीब्यूशन बजट एंड सेल्स बजट। ठीक है, उसको मैंने फ्लो चार्ट में बता दिया। फ्लो चार्ट या फिर तुम प्लस करके बता दो। अब ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि अकाउंटेंसी में थोड़ा मैथमेटिक्स जो है वो चलता है। आई होप ये चीज आप समझ रहे होगे। यही थोड़ा थोड़ा समझना है कि किसको किस तरीके से अच्छा डिपिक्ट किया जा सकता है, किस सब्जेक्ट की स्पिरिट क्या है। थोड़ा सा प्लीज, मैं बार बार ये शब्द बोलता हूं, आई होप आप लोग ये समझते हो। तो कुछ कुछ इस चीजों पे ध्यान रखना है। ठीक है, संस्था के पूर्ण बजट का लेखा जोखा है, तो ये समझ आ गया। अब देखो मार्क्स काउंट करते हैं, 1.5, 3, तो 5, 5 और 2 7, 8, 8.5, 10 में से 8.5 नंबर है। अब तुम खुद देख लो, 10 में से जब यहां 8.5 ला रहा हूं तो क्या होगा कि अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का एज इट इज छोड़ भी रहा हूं, तब भी मैं 13 नंबर अचीव कर लूंगा या 12 नंबर अचीव करूंगा। वो ऐसे कि यहां पे मिल गए मुझे 3 नंबर, तो 8, 3, 11, 11.5, तो आई एम अबव 50%। ठीक है, टारगेट अपन को लेके चलना है 60 to 70% ओवरऑल स्कोर का, और आप 55-60 के बीच में रहते हो तो आप सेलेक्ट हो, फाइनली सेलेक्ट हो आप। तो अब ये मुझे वहां नहीं आया था तो मैंने नहीं किया, लेकिन बाद में आ गया तो ऑब्वियसली पढ़ लिया था मैंने। समझ रहे हो, मेजर प्रिंसिपल जब इसने पूछा नहीं आया, लिख भी सकता था शायद, अगर मैं दिमाग लगाता तो शायद लिख लेता, लेकिन नहीं लिखा। मैं ये बता रहा हूं कि टॉपर्स को भी क्वेश्चन छोड़ने पड़ते हैं कई बार, लेकिन उनके बाकी आंसर्स की क्वालिटी ऐसी होती है कि उनका ओवरऑल जो स्कोर है वो बाकी से अच्छा हो जाता है। अब इसका मैं आपको कारण भी बताता हूं कि यहां पे एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की बजाय, या एक्स्ट्रा लेट्स से इस 5 नंबर क्वेश्चन को लिखने में मुझे 4 मिनट लगते हैं, ठीक, वो 4 मिनट इन क्वेश्चंस पे लगाओ ना। आप हर क्वेश्चन को 1-1 मिनट एक्स्ट्रा दो, अच्छे से सोच के लिखो। यहां 2 नंबर भी गलत सलत लिखोगे तो हो सकता है 0 ही मिले, ठीक है, लेकिन अगर यहां अच्छा कर दिया तो सब में देखो 1.5 हो सकता है, ये आधा नंबर कट के 2 नंबर बराबर हो जाते। और यहां वो आप गलत सलत देखते तो इरिटेट भी होता, तो आपने टीचर के नाराज होने की रिस्क भी झेली, आपने नंबर कम रखने की रिस्क भी झेली, आपने अपने जो अच्छे क्वेश्चन कर सकते तो उसको अच्छा ना करने की रिस्क भी झेली। तो ये रिस्क नहीं झेलनी है, मैं बस इतना सा बता रहा हूं, ठीक है। आई होप मैं जो समझा रहा हूं शायद समझ में आ रहा होगा आपको कि यार अच्छा इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा, सामाजिक अंकेक्षण से आप क्या समझते हैं। वैसे तो ये सेम रिपीट क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था उन्हें, सोशल ऑडिट पहले भी 2 नंबर में पूछ चुके हैं इसी पेपर में। विच फैक्टर्स लिमिट्स इट्स इफेक्टिवनेस। तो यहां पे मैंने छोटी सी परिभाषा लिखी, इसमें मैंने इस पे फोकस नहीं किया। इसको ऐसे कहते हैं, इस 5 में 1+4 का कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना कि 1 मार्क का क्या है, सोशल ऑडिट है, 4 मार्क्स का आपका लिमिट्स ऑफ इफेक्टिवनेस, या 1.5 और 3.5 का कर सकते हो आप,
ऐसे डिवाइड कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा का नहीं है क्योंकि उसने केवल डेफिनेशन पूछी है। तो हमें इस 4 में से 2 या 2.5 लाने के लिए कम से कम 5 या 6 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, और अपन ने लिखे हैं 5 पॉइंट। ठीक है, तो उसमें से मान लो इसमें से आधा नंबर मिल गया और इसमें से कितना मिल गया, 2.5 नंबर मिल गया, तो 3 नंबर मिल गए ऑन एन एवरेज। अब यहाँ पे जो चेकिंग कर रहे हैं ये तो क्या सीधे 3 नंबर देते हैं, आरपीएससी ऐसा नहीं करता, वहां डिवीजन है। अगर आप देखोगे, दिखाऊंगा मैं कॉपी से आएंगी, तो वहां डिवीजन करते हैं, प्रॉपर डिवीजन करते हैं कि भाई ये मार्क है, इसमें से इतना मिला है, इसमें इतना मिला है। ठीक है, अंडरलाइन है ही है, ये चीजें समझ में आई गई होगी। और फिर आज के लिए एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन देता हूं, आज एक राजस्थान का क्वेश्चन देते हैं। और देखो अब ऐसा है कि आंसर कोशिश करेंगे मॉडल आंसर दे दूं मैं, बट बहुत ज्यादा मतलब मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि कॉपीज प्लीज मेरे इंडिविजुअल टेलीग्राम चैनल पे आंसर लिख के मत डालो, क्योंकि इतना ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा और मैं फिर कर नहीं पाऊंगा और आपको बुरा भी महसूस कर सकते हो। आप लोग कहे कि मैं कर ही नहीं रहा, ईगो आ गया, ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आजकल सुन रहा हूँ कि ईगो आ गया है। तो मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, बहुत सीमित टाइम है, और मैं जहां से बेस्ट चीज कर पा रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। तो मेरे इंडिविजुअल टेलीग्राम चैनल पे देखो तो शायद ही मैं कर पाऊँ, तो प्लीज भरमार मत करो। और अगर कर भी रहो तो ये एक्सपेक्ट करके चलना कि मेरे को जब टाइम मिलेगा मैं तब जवाब दे पाऊंगा। ठीक है, आई होप आप लोग इस चीज को समझ रहे हो। ठीक है, तो आज के लिए क्वेश्चन लिखो, राजस्थान की राजनीतिक जागृति में प्रजामंडल आंदोलनों के योगदान का परीक्षण कीजिए। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एग्जामिन करना है द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रजामंडल मूवमेंट्स इन पॉलिटिकल जो आंदोलन है राजस्थान का उसमें। ठीक है, हिंदी में समझ में ही आ गया होगा, इंग्लिश में क्या एग्जामिन करना, उसे ध्यान रखना जो भी उन्होंने किया, पॉलिटिकल अवेकनिंग कह सकते हो आप, जागरूकता में, अवेयरनेस में, उसमें क्या योगदान किया उसको एग्जामिन करना है। ठीक है, वापस करो, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक दूसरा बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि राजस्थान की, ठीक है, जो फिजियोग्राफी है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसके फीचर्स है, उसको बताइए। बस, और कुछ नहीं करना। ये 2 क्वेश्चन है, दोबारा से कह देता हूं। राजस्थान की जो फिजियोग्राफी है उसकी जो फीचर्स हैं, यानी भूस्थलाकृति की विशेषताएं बता, राजस्थान की भूस्थलाकृति की विशेषताओं की चर्चा करो। दूसरा क्वेश्चन ये, मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा से पहला, कि राजस्थान में जो प्रजामंडल आंदोलन थे उनकी राजनीतिक जागरूकता में क्या योगदान दिया उन्होंने राजस्थान में, उसको एग्जामिन करना है, परीक्षण करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान की भौगोलिक स्थलाकृतियों की वर्णन करो, विवेचना करो, चर्चा करो। ठीक है, बस ये 2 क्वेश्चन है। वापस से कहता हूं, मेरे इंडिविजुअल टेलीग्राम पे चैनल पे भेजोगे तो मैं माफी चाह पाऊंगा, इट इज टफ एक्चुअली। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।